नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आज बात करेंगे आखिर कैसा होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर और कैसे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार होगा सुगम। भारत सऊदी कैसे करेंगे अर्थव्यवस्था में सहयोग। इसके साथ ही बात होगी कारोबार जगत की तमाम खबरों की। बाजार का कैसा होगा आज रुख बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर आज की टॉप लाइंस पर। अडानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगले 5 वर्षों के दौरान कंप्रेस बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना बनाई है। अगले 5 साल में अडानी टोटल एनर्जीज पर पूरे भारत में 5 CBG संयंत्र और RIL ने 100 संयंत्र लगाने की योजना है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक देश में घरेलू और इसके साथ साथ यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त 2023 में 9% बढ़कर 3,59,228 हो गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये संख्या 3,28,376 थी। भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर चुका है। इसका इस्तेमाल बस, पार्किंग, मेट्रो आदि जगह पर डिजिटल टिकट के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। तो आज की टॉप लाइंस आपने जानी है। अडानी अंबानी की कंप्रेस बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना है। यात्री वाहनों की थोक बिक्री 9% बढ़ी है और SBI ने अपने ग्राहकों के लिए ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है। साथ ही बढ़त के साथ आज भी जो बाजार है वो यहाँ पे हमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ बाजार की अगर पहले बात की जाए क्या स्थिति है, क्योंकि एक बढ़त के साथ जो बाजार है वो यहाँ पे फिलहाल खुला है। क्या स्थिति है आइए जानते हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो आपको बता दें गिफ्ट निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ एक जो गिरावट है वो हमें फिलहाल नज़र आ रही है। 20,102.50 अंक के साथ 15.50 की गिरावट जो है वो गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे आज दर्ज की गई है, जो इसका जब ये खुला है जब। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो आप देख सकते हैं बढ़त के साथ यहाँ सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है। करीब 67,506.88 पर ये खुला है और 379.80 अंकों की बढ़त के साथ आज जो बाजार है सप्ताह का जो दूसरा कारोबारी दिन है उसमें बढ़त के साथ सेंसेक्स हमें खुलता हुआ नजर आया है। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो देखिए यहाँ किस तरह की ओपनिंग हमें नजर आ रही है। यहाँ भी बढ़त के साथ हम कह सकते हैं 20,069.70 ये नज़र आ रहा है, जबकि 74.35 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ भी निफ्टी 50 जो है आज खुला है। और लगातार नए कीर्तिमान हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल कल भी हमने देखा था किस तरीके से निफ्टी 50 का मार्केट अपडेट में अब आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से अगर पूरी अपडेट की हम बात करें तो एक तेज़ी जाहिर तौर पे नज़र आ रही है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 67,356.36 ये अभी का है। जी हाँ, किस तरीके से अपडेट अब हो चुका है। 229.28 का अंकों की बढ़त के साथ 0.34% की बढ़त है। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 58.70 अंकों की बढ़त के साथ 0.29% की बढ़त। और निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं 133.70 अंकों की बढ़त के साथ 0.29% की बढ़ोतरी जो है वो फिलहाल निफ्टी बैंक में भी नजर आ रही है। तो सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक तीनों में ही आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़त के साथ अभी जो है वो फिलहाल अपडेट्स हमें मिल रही हैं और कहीं ना कहीं तेजी के साथ बाजार खुला। और अब अगर बात की जाए आज के टॉप गेनर्स की तो आप देख सकते हैं LT की अगर हम पहले बात करें तो 2,983.20 और बढ़त यहाँ पर है 3.08% की। ICICI बैंक की अगर बात की जाए तो 990.35 रहा, जबकि 1.23% का इजाफा यहाँ आज देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की अगर बात की जाए 132.45 अंक के साथ आप देख सकते हैं 1.07% का इजाफा यहाँ नजर आया, जबकि JSW स्टील की हम बात करें तो 832.10 रहा और 0.99% की जो एक बढ़त है वो फिलहाल हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अल्ट्रा सिम्को की अगर बात की जाए तो 8,534.55 ये यहाँ पे दर्ज किया गया और 0.88% की जो बढ़त है यहाँ भी नज़र आ रही है। तो आज की टॉप गेनर्स आपने जान लिए हैं किस तरीके से यहाँ पे इनमें इजाफा नज़र आ रहा है। टॉप लॉसेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर पहले बात की जाए तो 2,516 के साथ आप देख सकते हैं 0.77% की गिरावट जो है वो नज़र आई। नेस्ले इंडिया की भी अगर बात की जाए तो 22,022 यहाँ पे नज़र आया और यहाँ जो गिरावट है 0.41% की गिरावट आज अभी इसमें दर्ज की गई है। M&M की अगर हम बात करें तो 1,500
79.05 ये रहा और 0.19% की गिरावट यहाँ फिलहाल नजर आ रही है। मारुति की भी अगर बात की जाए तो 10,518.10 और यहाँ जो गिरावट है वो करीब 0.16% की फिलहाल नजर आई। बजाज फाइनेंस की भी अगर बात की जाए 7,387.90 रहा और गिरावट रही 0.04% की। तो ये आज के टॉप लॉसेस हैं। आपने देखा किस तरीके से जो गिरावट है वो इनमें यहाँ फिलहाल नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट पर भी किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में देखिए सबसे पहले यूएस मार्केट की अगर बात की जाए, डॉ जोन्स की अगर हम बात करें तो एक गिरावट हमें फिलहाल यहाँ नजर आ रही है 34,657.03 अंकों के साथ 6.69 अंक की गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज की गई है। S&P 500 की अगर बात की जाए तो बढ़त हमें नजर आ रही है 29.97 अंकों की और ये रहा 4,487.46। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 13,917.89 ये रहा और 156 अगर देखें तो 3-7 की जो एक अंकों की बढ़त है वो यहाँ ज़रूर फिलहाल नेस्डेक में नज़र आ रही है। तो ये तो हाल हुआ यूएस मार्केट का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़त जो है ट्रेंड जो है वो बना हुआ है। FTSE की अगर पहले बात की जाए 7,496.87 के साथ आप देख सकते हैं 18.68 अंकों की बढ़त जो है फिलहाल नज़र आ रही है। CAC की अगर बात की जाए तो 7,278.27 रहा और 37.50 अंकों की बढ़त फिलहाल यहाँ बनी हुई है। DX की अगर बात की जाए तो 15,800.99 और यहाँ 56.24 अंकों की बढ़त फिलहाल हमें नज़र आ रही है। तो यूरोपियन मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि बढ़त जो है वो फिलहाल बनी हुई है। तो अब इसके बाद आइए नज़र डालते हैं जो खासतौर से एशियन मार्केट हैं वहाँ पे क्या स्थिति है। कॉस्पी की अगर पहले बात की जाए तो करीब एक पहली जो गिरावट है वो नज़र आ रही है 2,542.40 है ये और 14.48 अंकों की गिरावट फिलहाल नज़र आई। निकाई 225 की अगर बात की जाए तो 32,665.71 रहा और यहाँ तेज़ी हमें नज़र आई 197.95 अंकों की। जी हाँ, अच्छी तेज़ी यहाँ पे। जबकि हैंगसेंग की अगर बात की जाए तो 18,125.97 ये रहा और यहाँ जो तेज़ी रही करीब 29.52 अंकों की तेज़ी फिलहाल एशियन मार्केट में नज़र आ रही है। तो जाना आपने कॉस्पी में ज़रूर थोड़ी सी गिरावट, लेकिन निकाई और हैंगसेंग में एक तेज़ी हमें फ़िलहाल यहाँ बनती हुई दिखाई दी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से ब्रेंट क्रूड की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं एक तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति बैरल अगर बात की जाए तो करीब $90.96 ये दर्ज किया गया और 0.32 की जो तेज़ी है वो यहाँ ब्रेंट क्रूड में आज फिलहाल नज़र आ रही है। तो जाना आपने ना सिर्फ किस तरीके से जो तेज़ी है वो बनी हुई है, बल्कि इसके साथ साथ मार्केट में भी एक तेज़ी का जो ट्रेंड है वो आज बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा कारोबार जगत में और भी बहुत कुछ है जिसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत टॉपिक टुडे में और आप आइए जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत की सुर्खियों पर फटाफट अंदाज में। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक देश में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त 2023 में 9% का इजाफा हुआ है। अगस्त 2023 में 3,59,228 यात्री वाहनों की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये संख्या 3,28,376 रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड का इस्तेमाल बस, पार्किंग, मेट्रो आदि में डिजिटल टिकट के भुगतान के लिए किया जा सकेगा।
गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां यानी NBFC ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 30,398 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है, जो कि सालाना आधार पर 45.8% ज्यादा है। केंद्रीय बैंक ने ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संदीप बख्शी को 3 साल के लिए दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद संदीप बख्शी 3 अक्टूबर 2026 तक ICICI बैंक के MD बने रहेंगे। मॉनसून की वर्षा में कमी का असर खरीफ फसलों की बुआई पर नहीं पड़ा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में अब तक 403.41 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई हुई है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.60 लाख हेक्टेयर अधिक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में लगभग 2070 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इस निवेश के साथ ही KKR की रिलायंस रिटेल वेंचर्स में हिस्सेदारी 1.17% से बढ़कर 1.42% हो जाएगी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी कल निफ्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20,000 अंक से ऊपर पहुंच गया। इससे पहले 22 जुलाई को निफ्टी अपने उच्चतम स्तर 19,992 अंक पर बंद हुआ था। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC कैसे इसमें शामिल देशों के लिए साझा प्रगति का प्रतीक बन सकेगा और कैसे इसके जरिए मिलेगा लाभ, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारत में संपन्न हुआ G20 शिखर सम्मेलन उपलब्धियों से भरा रहा, लेकिन इसके तर एक उपलब्धि और रही और वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC बनाने का ऐलान। इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न आयामों में संपर्क को मजबूत बनाना है। IMEC में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक ईस्टर्न कॉरिडोर और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक नॉर्दर्न कॉरिडोर शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन समेत कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2 हिस्सों में बनेगा। पहला हिस्सा पूर्वी कॉरिडोर होगा जो भारत और पश्चिम एशिया को जोड़ेगा। दूसरा हिस्सा उत्तरी कॉरिडोर होगा जो पश्चिमी एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप तक व्यापार में इसके जरिए आसानी हो जाएगी। IMEC करीब 6,000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 3,500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। माना जा रहा है कि कॉरिडोर से भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। कॉरिडोर के रूट की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से मौजूदा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही ट्रांजिट रेल नेटवर्क इसका रूट होगा। इसके लिए रेल और जलमार्ग का नया विस्तार होगा। इंटरनेट के लिए समुद्र के नीचे नए केबल बिछाए जाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने से जल और रेल मार्ग के जरिए व्यापार, ऊर्जा और संचार क्षेत्र में तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही इसके जरिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार सस्ता और तेज हो सकेगा, जिससे आने वाले समय में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इन देशों की साझा प्रगति का प्रतीक बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। तो ये कॉरिडोर कैसा होगा ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे मिल सकेगा, इस पर आइए और बातचीत के लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर अनिल कुमार का, जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत आपका कॉमी टुडे में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, इस कॉरिडोर की अगर बात की जाए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अगर हम देखते हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है, क्योंकि अलग कई ऐसे देश हैं, 8 से ज़्यादा देश, जिनको इसका सीधा जो लाभ है मिल सकेगा?
देखिए, कोविड के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी चेंजेस आए हैं और ये मैं देखता हूं कि एक ऑल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में एक तो इसका ये फायदा होने वाला है और इस कॉरिडोर के माध्यम से इस पूरे रीजन का इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ेगा और आर्थिक एकीकरण की तरफ भी हम अग्रसर होंगे। इससे न केवल व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि लॉजिस्टिक स्पीड भी और कॉस्ट दोनों में इसमें कमी आएगी और कमी का मतलब आज अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में जो कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने से व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, इस कॉरिडोर से हम सुगमता से न केवल गुड्स की सप्लाई जी भारत से मिडिल ईस्ट में और यूरोप में कर पाएंगे, बल्कि साथ साथ इसमें प्रावधान है कि हम एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो और चाहे वो हाइड्रोजन पावर। आज मैं आपको यहां बताना आवश्यक समझता हूं कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन सरकार ने जो लॉन्च किया है उसमें बहुत जल्दी हम हाइड्रोजन एनर्जी को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो उस केस में इस कॉरिडोर का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर इसको संक्षेप में एक दो तीन शब्दों में मैं कहूं तो मैं कहूंगा ये जो कॉरिडोर है ये एक तरह से ग्लोबल गति शक्ति वाला प्रोजेक्ट है। हमने अभी नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पे गति शक्ति योजना को क्रियान्वित किया था और ये उसी दिशा में अब हम ग्लोबल दिशा की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्लोबल गति शक्ति का आपने यहाँ जिक्र किया डॉक्टर अनिल, लेकिन खासतौर से देखा जाए इसके केंद्र में कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, भारत के विभाजन के बाद से पाकिस्तान वाला रूट तकरीबन हमारे लिए लैंड वाला रूट अवेलेबल नहीं था और जब हॉस्टिलिटीज बढ़ी तो उसके बाद ओवर लैंड एक्सेस में भी हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी जी। अब अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो उसमें सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जिसमें कि प्रोस्पेरस ट्रेड होता था और हमारे देश में उससे काफी अच्छा व्यापार का फायदा होता था। लेकिन नई अर्थव्यवस्था के चलते हुए, नई ऑर्डर के चलते हुए वो रूट खत्म हो गया और अब जो ये ऑल्टरनेट रूट की बात हुई है, ये कॉरिडोर की जो बात हुई है, इससे तकरीबन हम न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि यूरोप में भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। और इसमें अभी रिपोर्ट में भी आपकी बताया था, अगर भारत से जर्मनी भी हमें कुछ भेजना है आज की तारीख में उसमें तकरीबन 34-35 दिन लगते हैं और जब ये कॉरिडोर बनके तैयार हो जाएगा, आप इसमें सोचिए कि सीधे सीधे इसमें आधा टाइम लगेगा, तो इसमें कितनी सुगमता से हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हो पाएगा और उसकी कॉस्ट में भी कमी आएगी। जी बिल्कुल, यानी समय के साथ जो रकम है उस या लागत जो है वो भी हमारी बचेगी। लेकिन आयात निर्यात की अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि अब जोर जो है वो कहीं ना कहीं अनिल जी मेक इन इंडिया पर भी है, तो ऐसे में और लाभकारी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ा पाएंगे। देखिए, मेक इन इंडिया के तहत हम काफी इन्वेस्टमेंट आया भी है ग्लोबल कंपनीज का और आगे भी आएगा। इस कॉरिडोर के बनने से हमें, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी सुगमता होगी, तो मेक इन इंडिया को कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा और बाहर की कंपनीज भी हमारे यहाँ आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और ज्यादा सुगमता से यहाँ पर लगा पाएंगी। और साथ साथ इस कॉरिडोर के साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो प्रोजेक्ट्स भी भारत के सहयोग से दूसरे देशों में प्रोजेक्ट बनेंगे लगेंगे। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा और भारत के अंदर भी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कोलैबोरेशंस के ऊपर आधारित है। कोलैबोरेशंस का मतलब जो भी हमें इस कॉरिडोर में दूसरे देशों में या पूरे इस रास्ते में जितने भी हमें फैसिलिटीज बनानी है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, वो दूसरे देशों के सहयोग से ही मुमकिन हो पाएगा। तो उससे जो एक सहयोग की एक दूसरी विश्व में जो एक नई समझिए सप्लाई चेन और इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरनमेंट बनने वाला है, मेरे को लगता है कि ये सभी देशों के लिए, जो भी देश इसमें शामिल है, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन के रूप में सामने आएगा। जी अनिल जी, ना सिर्फ वो देश जो इसमें शामिल हैं बल्कि खासतौर से इजराइल या जॉर्डन की अगर बात की जाए तो इनको भी इसके जरिए काफी लाभ मिलेगा। अनिल जी, चलिए अनिल जी से बातचीत हम यहाँ कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लाभ है वो मिल सकता है। आगे आपको हम बताएंगे और किस तरीके से इसके लाभ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।
थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम यहाँ बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका जिक्र किया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर अनिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल, और जानकारी आपसे हम यहाँ लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि ना सिर्फ वो देश जो कि इसमें शामिल है बल्कि इजराइल या जॉर्डन की भी अगर बात की जाए, क्योंकि उनकी तरफ से भी लगातार जो बधाइयाँ हैं वो दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, स्पेशली इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात और यहाँ पर एक क्लियर करना चाहूंगा कि जो चाइना ने BRI प्रोजेक्ट्स बनाया था, कॉरिडोर बनाया था, और उसमें भारत को घेरने की भी कोशिश थी कहीं ना कहीं। उसमें जो भी दो देश शामिल थे उनको एक डेट ट्रैप में चाइना ने डुबो के रख दिया जी, क्योंकि सभी लोगों को पता हो गया कि चाइना की विस्तारवादी जो नीति है उससे हमें कैसे बचना है। तो ये न केवल ऑल्टरनेटिव टू चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है बल्कि एक सशक्त कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर के रूप में सामने आएगा, जिसके अंदर न केवल इटली, जर्मनी और जो दूसरे हमारे यूरोप के देश हैं बल्कि जॉर्डन और इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में जॉर्डन और इजराइल में कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी आती है। इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी इजराइल से, और इजराइल के साथ हमारे बहुत मधुर संबंध भी है, जॉर्डन के साथ भी अच्छे संबंध है। तो उनके चलते हुए मेरे को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो छवि आज हमारे पूरे विश्व के सामने है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल डॉक्टर अनिल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। तो देखिए कितना लाभ इसका हमारी अर्थव्यवस्था को मिलने वाला है, क्योंकि लक्ष्य अब ये है कि दुनिया की जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वहाँ तक हम पहुँच सकें। फिलहाल 5वें पायदान पर हैं, लेकिन जल्द ही, क्योंकि अब इस तरह के संबंध जो हैं दूसरे देशों के साथ हमारे बनते नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे हैं अर्थव्यवस्था को। वहीं भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सऊदी के क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। वहीं हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली लीडर्स बैठक हुई। वहीं दोनों ही देशों ने भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत में तेजी लाने पर भी सहमति व्यक्त की। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की साझेदारी को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही नेताओं की सह अध्यक्षता में उच्च स्तर पर रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक हुई। इससे पहले दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर पर रणनीतिक साझेदारी को लेकर बैठकें हुई हैं। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत होते संबंध महत्वाकांक्षी भारत, मध्य एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए भी अहम हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही
भारत ने इसकी घोषणा की है। रायसीना हिल स्थित राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का औपचारिक स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 18वें G20 सम्मेलन के सफल आयोजन पर भारत को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये वैश्विक हित का सम्मेलन रहा। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $52 बिलियन से अधिक का था। भारत में सऊदी का प्रत्यक्ष निवेश $3 अरब से अधिक है और ऊर्जा सहयोग भारत सऊदी द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय स्तंभ है। सऊदी भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यातकों में तीसरा बड़ा देश है। गिरीश निशाना, सुधीर यादव और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं G20 के सफल आयोजन पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनप्रिया ने कहा कि भारत ने G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रभावी तरीके से बुलंद किया और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को आगे बढ़ाया। G20 जो कि सभी बड़े बड़े राष्ट्रों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज को इफेक्टिवली उठाया है। आर्थिक और सामाजिक दोनों पर ही जो है भारत ने बहुत सारे मुद्दे आगे बढ़ाए हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, तो इसमें नया एक अलायंस प्रधानमंत्री ने शुरू किया जो बायोफ्यूल अलायंस है। ये एक नया इनिशिएटिव है। सामाजिक पे जाएं तो विमेन लेड डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, पहली बार जो है G20 के एजेंडा पे इस रूप में आया है कि डेवलपमेंट भी विमेन लेड हो, और इसमें एक नया वर्किंग ग्रुप भी फॉर्म हुआ है जो भी एक बड़ी उपलब्धि है विमेन लेड डेवलपमेंट पर। सो कई मुद्दे हैं इसमें जो भारत के उठाए हुए हैं और आगे चलकर ये बढ़ेंगे। तो ये नया भारत है जो लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आज के लिए हम टुडे में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम हलचलों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।